प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन। तो विलयन की डिफिनीशन क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोलोगस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। इसमें एक शब्द है समांगी मिश्रण, होमोलोगस मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए नमक और पानी का विलयन है। यदि नमक और पानी का विलयन हम बनाएंगे और वह होमोलोगस मिक्सचर बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो विलयन है, विलयन के हर पार्ट में, यानी किसी भी पार्ट के बूंद को लिया जाए तो हर पार्ट के बूंद में नमक और पानी का अनुपात समान होगा, उसे कहते हैं होमोलोगस मिक्सचर। अब देखिए, अब इसमें हम दूसरी बात पढ़ेंगे, विलयन के घटक। तो विलयन के घटक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डिफिनीशन है कि जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है उसे विलयन का घटक कहते हैं। घटक के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए विलयन है, नमक और चीनी का विलयन है। तो नमक और चीनी का विलयन है तो इसके दो घटक हैं। एक घटक नमक और पानी का विलयन है तो इसके दो घटक हैं, एक घटक पानी और दूसरा घटक नमक या चीनी। जिसका विलयन है, नमक या चीनी का विलयन हो या नमक या पानी का विलयन हो। अब त्रिअंगी का मतलब होगा कि इस विलयन के तीन घटक होंगे। जैसे मान लीजिए पानी है, नमक है और चीनी है। यदि इन तीनों घटकों से मिलकर विलयन बना है तो उसे कहेंगे त्रिअंगी। और यदि विलयन में चार घटक हैं, चार कंपोनेंट हैं, तो उसे कहेंगे चतुअंगी। अब हम पढ़ेंगे विलायक और विलेय के बारे में, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जो इसकी डिफिनीशन देखिए कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी और चीनी का विलयन हम बना रहे हैं, तो उसमें जो पानी है उसकी क्वांटिटी अधिक होती है और चीनी है उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो जो पानी है वह विलायक हो गया, वह हो गया सॉल्वेंट, और जो चीनी है वह हो गई सॉल्यूट, विलेय हो गई। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो विलयन के प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसके कुछ, जैसे मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, ये मोलरता है, मोललता और मोल प्रभाग, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, मोलरिटी पढ़ाने से पहले हम कुछ प्रतीक के बारे में बताएंगे आप लोगों को, जो प्रतीक आगे यूज होगा। जैसे मान लीजिए यह कोई विलयन है, द्विअंगी विलयन, इसमें पानी है और चीनी है। तो जो पानी होगा वह सॉल्वेंट हो जाएगा, वह विलायक हो जाएगा, और जो चीनी होगी वह हो गई सॉल्यूट हो गई, वह विलेय हो गई। क्योंकि जो पानी है वह अधिक मात्रा में है और जो चीनी है वह कम मात्रा में है। जो विलायक होता है उसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, और जो विलेय होता है उसको हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इससे संबंधित आगे प्रतीक का यूज हम करेंगे। तो ए है, बी है, डब्ल्यू है, एम है, वी है, एन है और एक्स। तो ए सॉल्वेंट है, विलायक, बी विलेय है, सॉल्यूट है, जो डब्ल्यू है द्रव्यमान, मास, जो एम है वह अणुभार, या इसको आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, बी जो है आयतन है, वॉल्यूम, एन जो है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, और एक्स जो है मोल प्रभाग है, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखिए
इसी से संबंधित आगे प्रतीक है जिसका हम आगे यूज करेंगे। जैसे आगे जो है हम यूज करेंगे WA, WB, MA, MB, NA, NB, NA, NB, XA और XB। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए WA है तो ये क्या है, जैसे W यहाँ पर W लिखा हुआ है, W जो है द्रव्यमान है, जो W है यह द्रव्यमान है, तो ये हो गया W द्रव्यमान है। और यह किसका द्रव्यमान है, ये क्या है, ये जो है विलायक है। यानी कहीं भी हम WA प्रतीक का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान। ये हो गया विलायक का द्रव्यमान। ये देखिए, ये हो गया विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए WB जो W है क्या है, वह द्रव्यमान है, और जो B है वह विलेय है। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया विलेय का द्रव्यमान। ये क्या है, ये अणुभार है, M जो है क्या है, M जो है अणुभार, ठीक है। यहाँ A लिखा हुआ है तो A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है विलायक। यानी ये क्या हो गया, विलायक का आणविक द्रव्यमान या अणुभार, विलायक का अणुभार हो गया। ये B जो है विलेय है, ये हो गया विलेय का अणुभार। ये है वॉल्यूम होता है आयतन, ये हो गया, ये है विलायक है, विलायक का आयतन। और ये B है, ये क्या है, विलेय का आयतन। Na ये विलायक है, तो विलायक के मोलों की संख्या है, जो N है नंबर ऑफ मोल्स। A है तो ये क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या। और ये है विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए यहाँ XA है, X को मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव, यानी ये क्या है, ये जो है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, यानी विलायक है, तो ये हो गया विलायक का मोल प्रभाव। ये विलायक का मोल प्रभाव हो गया। और ये भी विलेय है, ये हो गया विलेय का मोल प्रभाव, ठीक है। अब इतना जानकारी हम प्राप्त करने के बाद अब हम इस पर आएंगे। यहाँ विलयनों के प्रकार के विलयनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम कुछ यूनिट को पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ये है मोलरता, मोलरिटी, ये मोलरिटी, और ये है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव। तो हम देखेंगे सबसे पहले मोलरिटी। इसमें देखिए मोलरता के बारे में पढ़ेंगे हम। मोलरिटी, इसकी डिफिनीशन है कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। जैसे पहले परिभाषा में डिफिनीशन लिख देते हैं, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। उस बिलियन की
मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब ध्यान देंगे, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, यानी मोलरता बराबर मोलरता कैपिटल एम बराबर, ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ दिया है 1 लीटर यानी पर लीटर। पर लीटर का मतलब क्या होता है? पर लीटर का मतलब होता है अपान बटा, यानी ये मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा, यानी ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपान। अब 1 लीटर यानी पर लीटर का मतलब अपान, ये क्या है? 1 लीटर बिलियन दिया है, यानी बिलियन का आयतन, ये है बिलियन का आयतन। ध्यान रहे किसमें दिया है? लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। अब ध्यान दीजिए, यानी मोलरता m बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या का प्रतीक ध्यान दीजिए, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को n से और विलेय को b से, यानी ये हो गया NP और ये क्या हो जाएगा? बटा v हो जाएगा, इसमें v इन लीटर, यानी ये m बराबर हो गया NB बटा v इन लीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि n बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार, यानी W अपान m। ठीक है, यहाँ NB दिया है, NB तो हो जाएगा NB बराबर हो जाएगा WB अपान MB, WB अपान MB। अब ध्यान दीजिए, यानी इसको हम इसमें रखेंगे m बराबर, इसके स्थान पर रखेंगे क्या? WB अपान MB, यानी ये हो जाएगा WB अपान आ गया नीचे MB गुणे क्या है? V, आयतन इन लीटर। अब ध्यान दीजिए, यदि वैल्यू जो है ml में दी हो, तो जब ml में दी होती है तो क्या करेंगे? जो लीटर है, यदि लीटर को ml में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं? इसमें लीटर में 1000 से भाग देते हैं। अब देखिए, तो जब लीटर, यहाँ पर लीटर है, लीटर में 1000 से भाग देंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, यानी m बराबर हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान MB गुणे V। अभी ये लीटर में दिया है, ठीक है, और इसमें 1000 और 1000 से भाग दे दिए तो किसमें चेंज हो गया? ये हो गया ml, ये हो गया ml, यानी यह जो है इसका क्या है? यह इसका फार्मूला है। ठीक है, ये है मोलरता। अब देखिए, दूसरी यूनिट है मोललता। मोललिटी, MOLALITY, मोललिटी। इसकी डिफिनेशन है कि 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, अब देखिए मोलरता में बताया गया था कि 1 लीटर बिलियन में, यहाँ कहा जा रहा है मोलरता में कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या उस विलेयन की मोलरता कहलाती है। लिखते हैं डिफिनेशन, 1 किलोग्राम विलायक में
1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जो मोललता है उसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी मोललता स्मॉल m बराबर। अब ध्यान दीजिए परिभाषा पर डिफिनेशन है इसकी, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या, और 1 किलोग्राम का मतलब क्या, पर किलोग्राम। पर किलोग्राम का मतलब अपान, यानी ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपान पर का मतलब बटा 1 किलोग्राम विलायक, यानी विलायक का भार। अब ध्यान दीजिए, अब विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाते हैं स्मॉल n से, प्रतीक बता दिया गया आप लोगों को, स्मॉल n से दर्शाते हैं। और यह विलेय है, विलेय का मतलब क्या होता है, b, ये b हो गया। और विलायक का भार, तो विलायक जो भार है यानी द्रव्यमान वह w है, w, और विलायक है ये हो गया a, WA, यानी यह निकल गया स्मॉल m बराबर NB बटा WA इन kg। इसको ध्यान रखना है कि वैल्यू किस में दिया हुआ है। अब देखिए आपको बता दिया गया पहले n बराबर होता है W अपान m, तो यहाँ NB है, NB, तो NB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपान MB, यानी m बराबर, अब इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया WB अपान क्या होगा, MB गुणे WA इन वैल्यू किस में दिया है, kg में। अब ध्यान रखेंगे यह kg में है, यदि इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, यदि ग्राम में चेंज करेंगे तो जब kg को किलोग्राम में, जो किलोग्राम दिया हुआ है उसमें जब 1000 से हम भाग देंगे तो यह चेंज होगा किसमें, ग्राम में चेंज होगा। अब देखिए जब इसमें हम 1000 से भाग देंगे, 1000 बटा 1000, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, यानी स्मॉल m बराबर हो गया WB गुणे 1000 बटा MB गुणे WA, और WA किस में है, अभी चेंज हो गया ग्राम, तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये हो गया इसका फार्मूला। तो यह है मोललता। अब देखिए, अब दूसरी चीज थी, लास्ट चीज आज के क्लास में, लास्ट चीज मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन, तो इसकी डिफिनेशन होती है कि किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज्य। यानी डिफिनेशन इसकी, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और
और बिलियन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि किसी बिलियन के घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाज। तो जैसे मान लीजिए कोई द्विअंगी बिलियन है। द्विअंगी बिलियन का मतलब क्या हुआ, उसके जो कंपोनेंट हैं वह दो हैं। तो यदि कोई द्विअंगी बिलियन है और उस बिलियन में ए और बी है, जो बिले है वह बी है और जो विलायक है वह ए है, तो उसमें जो है एक्स ए, यानी एक्स ए का मतलब क्या हो गया, ए का मोल प्रभाज, यानी ए का मोल प्रभाज बराबर क्या हो गया, ए के मोलों की संख्या, यानी ए के मोलों की संख्या लिख देते हैं, ए का मोल प्रभाज, यानी ए का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, देखिए घटक के मोलों की संख्या, यानी घटक जो है ए है, ए के मोलों की संख्या, ठीक है, और संपूर्ण मोलों की संख्या, जो तो मोल कितने हैं उसमें, कंपोनेंट कितने हैं, जो ए और बी, तो ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या प्लस क्या, बी के मोलों की संख्या, यानी एक्स ए बराबर हो गया एन ए, एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। अब देखिए, अब बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज, यानी एक्स बी बराबर क्या होगा, बी के मोलों की संख्या, यानी ये हो जाएगा एन बी बटा संपूर्ण मोलों की संख्या, यानी एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एक बार और ध्यान देंगे इसका मोल प्रभाज का, कि किसी बिलियन के घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं मूल प्रभाज। जैसे मान लीजिए बताया गया इसमें कि यदि कोई बिलियन द्विअंगी है और उसके घटक ए और बी है, तो घटक ए का मूल प्रभाज एक्स ए का मूल प्रभाज बराबर क्या हो गया, ए के मोलों की संख्या बटा संपूर्ण बिलियन के संपूर्ण मोलों की संख्या। तो इसमें घटक कितने हैं, ए है और क्या है, बी है, तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, क्योंकि यह संपूर्ण मोलों की संख्या के बारे में, बिलियन में संपूर्ण मोलों की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो ये हो जाएगा एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। अब देखिए ये तो ए का हो गया, और बिलियन कैसा है, बिलियन द्विअंगी है, इसमें बी भी है, तो बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर हो गया बी के मोलों की संख्या, यानी एन बी बटा संपूर्ण मोलों की संख्या, बिलियन में संपूर्ण मोलों की संख्या बटा हो गया एन ए प्लस एन बी। सर जी बंद करिए, लेते आए, बार करिए। बड़ा और स्पीड रखा, बंद नहीं है महाराज।